नमस्कार। आज का हमारा विषय है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। सामाजिक नियंत्रण संपूर्ण समाज में एकता व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन या नियंत्रण करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। यानी समाज में व्यवस्था और एकता को बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार पर नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है। समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी समाजशास्त्री E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में 1901 में किया। यानी सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में 1901 में दिया। E.A. रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का आशय उन नियमन संस्थाओं से है जो समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। टॉलकर पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार व किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। पार्सन्स ने अन्यत्र लिखा है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। इसी संदर्भ में मैकाइवर और पेज ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता व उसका अस्तित्व बना रहता है। E.A. रॉस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का आशय उन शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। इसी संदर्भ में पॉल लैंडिस ने भी कहा है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है तथा बनाए रखी जाती है। समाजीकरण व सामाजिक नियंत्रण परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित तथा एक दूसरे की सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समाजीकरण बेहतर होता है तो सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ का मत है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की असफलता को रोकता है। फिचर का मत है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। पॉल लैंडिस का मत है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। यानी मानव पर नियंत्रण रखा जाए तभी वह मानव कहला सकता है। अब है सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। कूले व बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण को चेतन एवं अचेतन 2 रूपों में बांटा है। कार्ल मैनहीम ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में बांटा है। किम्बॉल यंग ने सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बारे में कहा है। इसी संदर्भ में गुरविच व मूर ने संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण के बारे में कहा है। गिडिंग्स द्वारा पुरस्कार व दंड 2 प्रकार का सामाजिक नियंत्रण बताया गया है कि समाज में पुरस्कार के द्वारा और दंड के द्वारा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। E.C. हेज पुरस्कार व दंड व सुझाव व अनुकरण को सामाजिक नियंत्रण के प्रकार के रूप में देखते हैं। फिचर ने 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण बताए हैं। पहला है समूह तथा दूसरा है संस्थात्मक। आदिम व आधुनिक समाजों में नकारात्मक समाजीकरण अधिक प्रभावी है।
प्रत्यक्ष नियंत्रण व्यक्ति पर उसके समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए माता पिता, गुरुजन व मित्र। यानी माता पिता, गुरुजन और मित्र के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है उसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहा जाता है। शेष सामाजिक व भौतिक पर्यावरण द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण के एक से अधिक माध्यम हैं और उन माध्यमों का प्रभाव अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। यानी सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। J.H. फिचर ने सामाजिक नियंत्रणों के स्वरूपों को 3 भागों में बांटा है। पहला है सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। पार्सन्स के अनुसार माँ के द्वारा बच्चे को चुंबन देना काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, जिसे हम सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है औपचारिक व अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। तीसरा है सामूहिक व संस्थागत सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक व अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हम कहते हैं कि औपचारिक नियंत्रण वह है जो निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है तथा जिसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए राज्य, पुलिस, न्यायालय इत्यादि। किसी औपचारिक संगठन इत्यादि के द्वारा किया गया नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण कहलाता है। अब है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। यह औपचारिक नियंत्रण की तुलना में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्रथाएं, लोकरीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत और अलिखित नियम इत्यादि अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। यानी समाज में नियंत्रण औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार का होता है। औपचारिक नियंत्रण निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा होता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अधिक प्रभावशाली होता है, जिसमें प्रथाएं, लोकरीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता और अलिखित नियम आते हैं। गुरविच तथा मूर ने संगठित व असंगठित नियंत्रण के बारे में बताया है और वास्तव में औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण ही है। यानी गुरविच व मूर का जो संगठित और असंगठित नियंत्रण है वह औपचारिक व अनौपचारिक नियंत्रण का ही रूप है। कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के बारे में कहा है। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति पर उसके समीप के व्यक्तियों द्वारा या परिवारजनों या मित्र समूह या गुरुजनों या माता पिता द्वारा लगाया जाता है या लागू होता है, जबकि अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण जो है लिखित कानूनों या कहने का अर्थ है कि भौतिक पर्यावरण द्वारा लागू किया जाता है। अब है सामाजिक नियंत्रण के साधन या अभिकरण। सामाजिक नियंत्रण के सबसे सशक्त साधन के रूप में हम सबसे पहले परिवार के बारे में पढ़ते हैं। पहला है परिवार। समाजीकरण के द्वारा परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं व नियमों से परिचित करवाता है। सामाजिक नियंत्रण का दूसरा साधन है जनरीतियाँ। मैकाइवर के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत व मान्यता प्राप्त विधियाँ जनरीतियाँ कहलाती हैं। समनर जनरीतियों को प्राकृतिक शक्तियों के समान मानते हैं। तीसरा है लोकाचार या रूढ़ियाँ। जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती हैं। लोकाचारों या रूढ़ियों का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। प्रथाएं। नेक्स्ट है प्रथाएं। जब जनरीतियाँ व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है और सारे समूह अथवा समाज की वे आदत बन जाती हैं, तब
वह प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब जन रीतियों में बहुत अधिक जो है दृढ़ता आ जाती है, कहने का अर्थ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब उनका हस्तांतरण होता है तो वह प्रथाओं का रूप ले लेती हैं और समाज की आदत बन जाती हैं। अब है प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, जिसके अंतर्गत अखबार, टीवी, सिनेमा, प्रदर्शनी इत्यादि आते हैं। हास्य, व्यंग्य, जनमत, दंड व पुरस्कार इत्यादि सभी सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या साधन हैं। सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका। मेलिनोवस्की लिखते हैं कि कानून का मौलिक कार्य व्यक्ति के प्राकृतिक उद्वेगों व मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारों को कम करना अथवा समाजीकृत व्यवहारों को प्रोत्साहित करना है। कानून का कार्य लोगों के बीच इस प्रकार का सहयोग पैदा करना है जिससे वे सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के हितों या स्वार्थों का बलिदान कर सकें। ये विचार हैं मेलिनोवस्की के। अब है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व, यानी समाज में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी समाज का अस्तित्व एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए समाज में दृढ़ता, संगठन, एकरूपता एवं नियंत्रण होना अति आवश्यक है। इसी संदर्भ में सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों, आवश्यकताएं, महत्व पर हम यहाँ उल्लेख करेंगे। पहला है सामाजिक संगठन की स्थिरता, यानी सामाजिक संगठन की स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की निरंकुश व अराजक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट है परंपराओं की रक्षा। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा परंपराओं की रक्षा की जाती है। समूह में एकता स्थापित की जाती है। समूह में एकरूपता बनाए रखी जाती है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में सहयोग स्थापित होता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है सामाजिक नियंत्रण, एवं व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण भी रखता है। मैकाइवर व पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण से समाज में एकता व व्यवस्था कायम रहती है। सामाजिक नियंत्रण अपेक्षित होता है तथा सामाजिक नियंत्रण जैसे बाल विवाह निषेध, छुआछूत निषेध इत्यादि, यानी सामाजिक परिवर्तन कई अपेक्षित भी होते हैं, जैसे बाल विवाह निषेध, छुआछूत इत्यादि सामाजिक परिवर्तन। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में हम बता चुके हैं, यानी सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधनों में या अभिकरणों में परिवार, प्राथमिक समूह, लोकरीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, प्रथा, राज्य, कानून, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या साधन हैं जिनके द्वारा समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण प्रत्येक समाज की आवश्यकता है और उसी के आधार पर समाज को बनाए रखा जा सकता है। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में भिन्नता देखने को मिलती है, यानी प्रत्येक समाज के सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग अलग होते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ प्रत्येक समाज की भिन्न भिन्न होती हैं और उनके नियंत्रण के जो साधन या अभिकरण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। E.A. रॉस सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से मानते हैं जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यानी E.A. रॉस का कहना था कि वे सभी शक्तियाँ जो व्यक्ति को अपने अनुरूप, यानी समुदाय व्यक्ति के अपने अनुरूप बनाता है, वे सभी शक्तियाँ सामाजिक नियंत्रण का साधन हैं या उन सभी शक्तियों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पार्सन्स ने एकता और व्यवस्था, यानी समाज में जब एकता व व्यवस्था विद्यमान हो जाती है तब सामाजिक नियंत्रण
पाया जाता है, ऐसा विचार है पार्सन्स का। पार्सन्स ने ऐसा कहा है कि जब समाज में एकता और व्यवस्था बनी रहती है तब सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भी भूमिका होती है। मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है, मानव में सद्गुणों का विकास किया जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से संतोष प्राप्त किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में एकीकरण प्राप्त किया जाता है या सामाजिक एकीकरण बनाए रखा जाता है। इसी संदर्भ में दुर्खीम ने कहा है कि धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो उसमें विश्वास करते हैं। एक धर्म के मानने वाले लोगों में हम की भावना का विकास होता है, वे परस्पर सहयोग करते हैं, उनमें समान विचार, भावनाएं, विश्वास एवं व्यवहार पाए जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण समाज में नैतिकता और नैतिकता स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज में नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निम्नांकित प्रकार से निभाती है, जैसे समाजीकरण द्वारा और बौद्धिक विकास द्वारा। यानी शिक्षा के द्वारा समाजीकरण होता है, व्यक्ति का अपनी संस्कृति व समाज का ज्ञान प्राप्त कर समाज की एक प्रकार्यात्मक इकाई बनता है। दूसरा है बौद्धिक विकास द्वारा। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, उसके ज्ञान में व बुद्धि में का विकास होता है। शिक्षा तर्क एवं विज्ञान पर आधारित होती है। बुद्धिमान एवं ज्ञानवान व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित अनुचित में भेद करे और समाज सम्मत व्यवहार करे। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाज में नियंत्रण बनाए रखने में विभिन्न साधन एवं अभिकरण अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं और प्रत्येक समाज जो है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता को बनाए रख सकता है यदि वह समाजीकरण, शिक्षा, बौद्धिक विकास, नैतिकता के माध्यम से समाज को सामाजिक नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित करें। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।